ठीक है, बताओ मतलब समझाओ खाली। और इसका मतलब निकालने से पहले एक चीज दिमाग में रख लेना अभी कि जैसे मान लो टोटल जो हुक है वो हमने पढ़ा है 6, और रिएक्ट अगर इन फ्यूचर आगे आके बोले कि 2 हुक और आपको दे रहे हैं तो उसके लिए कोचिंग ना करनी पड़े। ठीक, तो किसी भी हुक की कहानी अगर हम समझे तो हमें इतना समझ में आता है कि कंपोनेंट लिखने के बाद हुक का नाम लिखना है, और हुक का नाम जब भी कभी लिखेंगे तो पैरेंथेसिस तो आएगा ही आएगा, और वो रिटर्न में देगा मेरे को वैल्यू, और उस वैल्यू को हम नीचे रिटर्न में यूज करते हैं। और सारे हुक्स की कहानी केवल यही है। ठीक है, तो कोई भी अगर हुक अगर हम लेके आएंगे सबका पैटर्न लिखने में सबका सेम टू सेम ही रहेगा, बस खाली उसका जो नेम कन्वेंशन है वो आपके पास चेंज हो सकता है। ठीक, तो अभी देखें तो यूज मेमो हुक किस चीज के लिए बना है? ठीक है, और अननेसेसरी री रेंडर को, री रेंडर का मतलब बार बार स्क्रीन वापस लेकर, मतलब रेंडर करने का मतलब एक तरीके का प्रिंट कराना। तो बार बार वो चीज जैसे हम प्रिंट करा रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर लेके चले कि हमारे पास कोई एक वैल्यू थी, अगर इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेके चले तो यहाँ पे अगर देखें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो प्रोग्राम बना हुआ है काउंट के लिए, तो काउंट का मतलब वही लाइक वाला। ठीक, अब लाइक डिसलाइक का प्रोग्राम हम बना चुके हैं, लेकिन किसी बंदे ने ये बोला कि अगर मैं वैल्यू को लाइक या डिसलाइक करूं तो ये भी बताना है कि वैल्यू ऑड है या इवन। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या था कि खाली हम लाइक डिसलाइक की वैल्यू चेंज कर रहे थे, और उसी के अकॉर्डिंग दिक्कत क्या, मतलब ट्रबल तो कोई नहीं थी, हम जैसे ही क्लिक करते तो तुरंत वैल्यू रेंडर हो जाती थी। लेकिन अब उसी वैल्यू के ऊपर हमने लगा दी कंडीशन कि अगर ये ऑड होगा या इवन होगा तो वो भी बगल में दिखाना है। तो पहला जो प्रोग्राम था वो तो था ही, और उसके बीच में और कोड हमने और ऐड कर दिया, और उसका जो रिजल्ट होगा वो तो एंड में प्रिंट होके आ रहा होगा। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो टाइम लेगा। ये तो सिंपल ऑड या इवन का ले लिया, हो सकता है वो कंपार्टमेंट किसी लूप के अंदर लिखा हो कि आपने ये नंबर डाला तो बहुत लंबी चौड़ी डिजिट्स है, उनके साथ मैच करने के बाद फिर वापस रेंडर आउट करना, बार बार घुमाना। तो अभी ये तो घूम ही रहा है, लेकिन नीचे भी डेटा है वो वेट नहीं करना चाहता। ठीक, तो लूप का पोर्शन तो यहाँ है, डेटा यहाँ लिखा है और नीचे प्रिंट आउट किया जा रहा है, लेकिन बीच में जो लूप है वो अनवांटेड चीजें कर रहा है, मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो बाहर है। तो अब आपको लगे अगर कोई भी अनवांटेड एग्जीक्यूशन वाला जो टाइम है जिससे आपका अगला स्टेट मतलब वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है, उसके थ्रू कुछ ना कुछ चेंजेस लाने में उसको दिक्कत हो रही हो, तो लिखा जाएगा यूज मेमो। ठीक, जैसे कि आप अगर पोस्ट का एग्जांपल ले, सबसे अच्छा एग्जांपल पोस्ट का समझ सकते हैं कि जैसे कोई पोस्ट हम प्रिंट कराते हैं तो हर एक पोस्ट को प्रिंट कराने में उसका टाइम स्टैम्प आता है। फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन पे चले जाओ, जितने पोस्ट डाले होंगे हर एक पोस्ट के नीचे टाइम लिखा होगा, और टाइम सबका अलग अलग है। जब मैं रीलोड करूंगा तो सारा टाइम दोबारा फ्लक्चुएट करके चेकआउट करेगा, तो अननेसेसरी रेंडरिंग वाली कहानी हो गई। और या तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए कि टाइम दिखा रहे हैं ऊपर करंट, और उसके नीचे दिखा रहे हैं पोस्ट, और पोस्ट और टाइम का कोड एक ही ब्लॉक में रखा हुआ है। तो अब जो टाइम है वो तो हर एक सेकंड में चेंज होगा, 1 2 3 4 5 60 पर अगर वैल्यू चेंज होगी तो बार बार रेंडर हो रहा है। तो अब ये बार बार जो री रेंडर वाली कहानी है अगर वो बचाने है तो लिखना है ये मेमो हुक। तो अगर मेमो हुक का एग्जांपल देखें तो ये रहा, लिखो मेमो हुक का एग्जांपल पूरा, और आपको इसी कोड में अपने आप ही पता लग जाएगा, जहां पे कुछ गलत लिखा हुआ हटा देना। जैसे कि ये वाला देखो थोड़ा स्टेटमेंट गलत लिखा है, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट सॉरी कौन सा है,
ऑन क्लिक पे काउंट 1 काउंट 0 दो लगा रखे हैं। ये एक बटन में सीधा इंक्रीमेंट के लिए लगा रखा है एक, और एक लगा रखा है दूसरा, जिसमें से पहले वाले में देखें तो इवन और ऑड डाल रखा है। किसी भी तरीके नहीं, जो अनवांटेड है, अगर किसी दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो जो हमारे दूसरे को मतलब ड्यूकेट से ऊपर आ रहे थे और बीच वाले फ्लोर में 4 दोस्त और खड़े थे, और आपकी क्लास का टाइमिंग था जो भी था उस टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूकेट में नीचे आ और ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे क्लास करने के लिए बीच में, लेकिन वो 4 लोग मिल गए तो रुकेंगे? तो 4 लोग आपको रोक के आपका टाइम खराब कर रहे हैं, उनको यूज मेमो डाल देना कि तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन कब? पहले क्लास ले लें उसके बाद तुम्हारी सुनेंगे। अब ठीक है, तो अब लिख लो सर जी ये चीज, लिखो प्रोग्राम अपने पास। मोटे बस खाली ये है कि ये चलने में ना थोड़ा टाइम लगा है। ये कोई नंबर रन कराएंगे तो जो भी इसका टाइम क्वांटम है फर्क ही नहीं डालेगा मेरे को। और अगर यूज में वो ना लिखते तो फिर एग्जीक्यूट होने में टाइम लगाता। अच्छा, इसकी भी डिपेंडेंसी होती है, इसकी भी डिपेंडेंसी होती है जो ये कौन सा? ये तो डिपेंडेंसी है ना। हाँ, यूज मेमो अगर देखें तो पहला कर लिया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, अब अगर ये चीज ध्यान से देखें तो यूज इफेक्ट में फंक्शन डालते थे, और यहाँ फंक्शन डालते नहीं, यूज मेमो के अंदर सीधा क्या करना है, कॉल बैक। मगर हाँ सेम वही मान के चलो कि आप यूज इफेक्ट कॉल बैक डिपेंडेंसी, तो बस यूज इफेक्ट हटा दो, उसकी जगह यूज मेमो लिख दो, कहानी सेम ही रहेगी। बस खाली जो वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको डिपेंडेंसी में डाल देना। ऑन क्लिक किया, कॉल किसको किया गया, इंक्रीमेंट 1 को। इंक्रीमेंट 1 कहाँ है, ये रहा। तो इंक्रीमेंट 1 में ये क्या करेगा, काउंटर 1 के पास जाएगा, काउंट प्लस 1 को डाल देगा, और ये माइनस के लिए करना था तो यहाँ खाली माइनस लिख देना। बस मैंने वही बोला कुछ जगह पे गलत लिखा है यहाँ प्रोग्राम, प्लस 1 का बिल्कुल ठीक लिखा है, माइनस 1 वाली की उस टाइम पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने कोड मांगा तो हमने यही चिपका दिया। तो इन्होंने इंक्रीमेंट तो ले लिया। हाँ, काउंट 1 कहाँ से टिपका?
अच्छा वो तो उसके अंदर लेंगे काउंट माइनस काउंटर। अरे मैंने क्या लिखा है, काउंट 1 स्ट्रिंग है, हाँ हाइफन सिंबल लगा दिया दिखाने के लिए, और काउंटर 1 कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ चेंज होगी ना, जो चेंज होगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, तो उसी वैल्यू को तो प्रिंट कराया है। और ये बाहर ऐसी डिजाइन दिखाने के नाम पे लिख दिया काउंटर 1 डैश, आप कॉलन लगा दो, इक्वल टू लगा दो, जो अच्छा लगे वो कर, तो स्ट्रिंग है ठीक। और बढ़ने के साथ साथ नीचे एक स्पैन लगा रखा है, और स्पैन में सीधा कंडीशन डाल रखी है इज इवन, अगर यहाँ से देखा जाए तो इज इवन, तो इज इवन क्वेश्चन मार्क का सिंबल मतलब टर्नरी, टर्नरी में क्या बताएंगे भाई इतना टाइम तो ये एग्जीक्यूट करने में लेगा, और उसी में इसने किया क्या, तो रिटर्न में इसने बोला काउंटर 1 डिवाइड बाई, वही रिमाइंडर वाली कहानी, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और इक्वल टू वैल्यू अगर 0 है तो ऑड बिन ऐसे ही निकलता है कुछ, 0 आ गया तो वो, नहीं आया तो रिमाइंडर वाली कहानी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू निकल के आएगी तो भाई 2 है, अगर 0 से डिवाइड हो गया या नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पहला क्या बोल दिया इवन, और दूसरा क्या बोल दिया ऑड। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग खुद ही बताएगा इवन है कि ऑड है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अननेसेसरी प्रोसेस है, और जो अननेसेसरी प्रोसेस है उसको हमने पहले यूज मेमो में डालना है। ये वो इम्पोर्टेंट होता है नहीं, ये तब यूज होता है जब कोई बड़ा ऐप आपने बना दिया और अब चला रहे हैं, रिजल्ट लेट आ रहा है, सब लिखा जा रहा है ना। लेकिन ये मान के चलो कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट आपके पास कभी निकल आई तो मान लो आप प्रॉपर डेवलपर ही बन चुके हो, ऐसा ना हो उसी के लिए तो रिएक्ट ज्यादा दिमाग कहाँ लगवा रहे हैं, वो बोल रहा है ये होता है, आपने कहा होता है, उसने कहा जी ये हुक ले लो, अगला आपने बोला ये चाहिए, उसने कहा फिर एक हुक ले लो, आपने बोला स्टेट प्लस लॉजिक चाहिए, एक हुक और पकड़ा दिया। क्यों सर, आप रिएक्ट वाला, अगर आप रिडक्स यूज नहीं करना चाहते ना करो, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर दोनों ऐड कर दो, रिडक्स का काम करेगा। बात तो वही है, चाहे आप रिएक्ट वाला इधर का लिख लो, लेकिन रिड्यूसर आपके पास, सॉरी जो रिडक्स है वो चल रहा है मार्केट में, तो पहले फीचर नहीं थे, अब तो है। अगर रिडक्स है, सागा है, मल्टीपल मिलते हैं फ्लेवर, और सबको यूज करने का तरीका सेम है। क्या और इन्हीं को आप कैटेगराइज कर लो, कौन सा बंदा कौन सा वाला बनाएगा, ठीक। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें चाहिए एक ब्लॉग टाइप का टेम्पलेट या ब्लॉग टाइप का प्रोजेक्ट। ब्लॉग की कहानी क्या होती है, तो ब्लॉग वाली जितनी भी साइट्स आपके पास मिलती है, तो ब्लॉग का मतलब ऐसी साइट जिसके ऊपर अपडेट होता रहता है डेटा। अब वो डेटा चाहे पर डे अपडेट हो, पर वीक अपडेट हो, पर 15 डेज में अपडेट हो, या पर मंथ अपडेट हो, तो इस टाइप का जहां कहीं आपको कोई पोर्टल दिखेगा उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। रिलेटेड साइट्स कौन कौन सी हो सकती है इसकी, न्यूज की वेबसाइट, डेली कंटेंट अपडेट होगा, डिजाइन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम, और टूर एंड ट्रैवल, भाई कितनी सीटें बुक हो गई, कितनी बची हैं, तो रोज डेली बेसिस पे दिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि जब खोलेंगे 3 सीट बुक दिख रही है तो हर बार वैल्यू कैसी दिखेगी, चेंज, किसी को फ्लैट। और इसमें से याद रखना है कम से कम 20 राउंड्स होने चाहिए। अब वो आप सोचो कि 20 राउंड्स पहुंचाएंगे कैसे, ठीक। और 20 राउंड्स के साथ में जेसन सर्वर का यूज करना है, मतलब डेटा जितना भी आपने रखना है एरे प्लस ऑब्जेक्ट वाला, वो सारा का सारा डेटा जेसन सर्वर से ही आना चाहिए, स्टैटिक हमें डिजाइन नहीं करना। और अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो कितने कंपोनेंट होने चाहिए,
कम से कम 20 तो होने चाहिए, लेकिन 20 बहुत होता है। अगर पहला वाला टेम्पलेट उठा के देखो तो हेडर, नैव, मिड, आर्टिकल, ए साइड, टॉप 4 प्रोडक्ट और नीचे का उत्तर 6-7 तो ये बन गए। लॉगिन का कंपोनेंट अलग बनेगा, रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट अलग बनेगा, प्रोफाइल का कंपोनेंट अलग बनेगा, चेंज पासवर्ड का कंपोनेंट अलग बनेगा, चेंज थीम का अलग बनेगा, लॉगआउट का अलग बनेगा। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये मान लो ज्यादा नहीं, आप 15 कंपोनेंट तक पहुंचाना है ठीक। और कैसे भी जुगाड़ करके इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज कर लिया ठीक। तो पहला प्रोजेक्ट तो ये है जो आपने करना है। दूसरा लेके चलता है। दूसरा में आपके पास वही है सोशल मीडिया वाली कहानी। तो उसके लिए आप बना सकते हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। ठीक। और किसी को अगर ये दोनों ही अच्छे ना लगे, कोई हो सकता है बोले जी हम यूनिक टाइप के हैं, तो वो बनाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ऑनलाइन शॉपिंग की। ठीक। जो प्रो टाइप के लोग हैं वो तो ऑनलाइन शॉपिंग टाइप का पूरा जो डिजाइन पैटर्न है वो हमने बनाना है। फिर इसके बाद अगले पोर्शन में चले जाएं। कोई ऑनलाइन मतलब हार्ड वाले की साइड नहीं जाना चाहता और लाइट साइड मॉडल में जाना चाहता है, तो वो अटेम्प्ट कर सकता है ट्यूटोरियल की वेबसाइट। ठीक। कोई भी उठा लो, और नहीं तो रिकमेंड कर लेते हैं कि आप ड्यूकैट की वेबसाइट का क्लोन बना दो। तो ये 4 प्रोजेक्ट आपके पास में है, नोट डाउन कर दो। और अब ये बनाने हैं और मंडे तक मेरे को दिखाना है। अरे क्या चारों के चारों नहीं, कोई एक अगर आपने बनाया तो फिर अगर आप कभी आपका मूड अच्छा हुआ और आपको लगा दूसरा वाला भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सेम कोड को कॉपी करके अगले फोल्डर अगले प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लो, डिजाइन चेंज कर लो, नाम पता चेंज कर लो, और यही फंक्शनलिटी वहां सेट हो जाएगी। आप दिन बढ़ाओ। मंडे कुछ है बताओ, तो मंडे अगर कुछ हो तो छुट्टी कर लेगा तो क्या मैं अभी फायदा हो जाए। छुट्टी नहीं करना। कल कौन सा डे है? कल सैटरडे, कल आना है। हेडर में नेविगेशन ऊपर ही रख दिया तो पब्लिक पैनल है, और अगर आपने यही यहाँ पे जो नेविगेशन के लिंक इधर लगाते थे वो इधर ले आए और डेटा इसके क्लिक करने पे यहाँ दिखा दिया, तो ये डैशबोर्ड बन गया। यहाँ से अच्छा ना लग रहा हो, नहीं यहाँ से अच्छा ना लग रहा हो भाई गूगल वालों की सुन ले, तो लिखने जाके एडमिन पैनल ग्राफ के लिए लाइब्रेरी आपको मिलेगी। सर इसमें सब यूज होगा ना, सब कुछ जितना आपने पढ़ा है ये मान लो पूरा यूज करना है, राउटर सब लगेंगे। आप जैसे एडमिन पैनल में चले गए, ये एडमिन पैनल का डिजाइन है। अब जितना आपका फ्रंट एंड अच्छा है उतने के हिसाब से आप डिजाइन चूज कर लो अपना। ठीक। और नहीं तो इसका भी जुगाड़ बता देते हैं, सिंपल सी कहानी कि जब मेरे को ये कभी बनाने पड़े तो सीधा हम गूगल पे जाएंगे और कीवर्ड लिख लो कॉपी पे, SB एडमिन। साइट का नाम है startbootstrap.com। कौन से अब ये प्री बिल्ड है, पहले ही बने बनाए। ये राजी स्टार्ट बूटस्ट्रैप वाली एक साइट स्टार्टिंग में आपके बड़ा काम आएगी। ठीक। अब यहाँ की कहानी समझ लेना तो इससे आइडिया लग जाएगा कि मेरे को इन फ्यूचर करना क्या होगा। तो अभी इसकी साइट में जैसे ही हम जाएंगे तो ये मेरे को बने बनाए टेम्पलेट देगा और वो होंगे फ्री। लेकिन अगर हमने उसी टेम्पलेट के हेडर, फुटर, नैव, आर्टिकल, ए साइड कट करके कंपोनेंट के अंदर फिट कर दिए तो ये हो जाएगा पेड। जब तक कंपोनेंट के बाहर रखा है कोड फ्री है, और कंपोनेंट के अंदर रख दिया तो कोड हो जाएगा पेड।
ठीक, अब बनाना क्या है बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जाओ सीधा टेम्पलेट्स वाले कंपार्टमेंट में। टेम्पलेट्स में मेन कैटेगरी दे रखी है, कौन सा वाला चाहिए? ब्लॉक का ले लो। ब्लॉक के नाम पे ये टेम्पलेट्स पड़े हैं। ये फ्री है डिजाइन, ये होम पेज का डिजाइन है, ये ब्लॉग पोस्ट का डिजाइन है। ठीक, इसी में जैसे ही आगे चले गए तो इंक्लूड एसपी एडमिन और कुछ एडवांटेड कुछ किट्स ऐड कर दिए इन्होंने बूटस्ट्रैप के साथ में, तो प्रो में आ गया। और नीचे चले जाओ, यही टेम्पलेट जो भी था उसको एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, प्रो में आ गया। क्यों नहीं लग जाएगा गुरुजी? डिजाइन मेरे को HTML CSS लिखना है, वो लिखा दे रहा है। ठीक, तो अगर मेरे को मान लो यहाँ से ब्लॉग का बनाना है होम पेज, तो होम पेज वाले कंपार्टमेंट में गए, ये रहा डिजाइन पूरा। यहाँ से लाइव देख लेता है, ये वर्किंग है पूरा, और ये बस खाली हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे अगर देखने जाके डाउनलोड करके ये कंपोनेंट अलग, ये अलग और ये अलग, क्योंकि नेविगेशन पता नहीं इन फीचर कहाँ कहाँ रखना पड़े। ये कंपोनेंट अलग, ये कंपोनेंट अलग और ये कंपोनेंट अलग। नीचे पेजिनेशन एक बनाना है, कितनी बार घुमाना है वो खुद ही बताएगा ये पेज में कितना डेटा रखा है। इधर साइड में चले जाओ, ये कंपोनेंट अलग, कैटेगरी का कंपोनेंट अलग और ये भी कंपोनेंट अलग। नीचे क्या बचा? फुटर। HTML CSS पूरा लिखा है मिलेगा, बस खाली आपको कोड ढूंढना है, कंपोनेंट के अंदर फिट करना है। पेजिनेशन वाला आपके पास ये नीचे दे रखी है मार्किंग, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जाके कहीं पे, तो यहाँ स्ट्रिंग आएगी, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, और हर एक पेज में कहाँ से कहाँ तक का डेटा दिखाना है, तो वो तो आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, या हर बार 6 के पेयर में डेटा आएगा। तो उसके लिए अगर देखें तो पेजिनेशन में खाली डिजाइन ही तो बना रखा है, इंप्लीमेंट आपने कर देना है। नेविगेशन में एक्टिव वाली क्लास लगी रहती है, पहले ही पता है नेवलिंग एक्टिव वाली क्लास देता है। तो अगर ब्लॉक का बनाना है तो ब्लॉक का आप बना लो। किसी को लगता है थोड़ा सा एडवांस हम जा सकते हैं, तो टेम्पलेट में जाओ और ट्राई करो सीधा ई कॉमर्स वाले। ई कॉमर्स में जाओ, ये कुछ डिजाइन है, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट दिखेगा, जिस पे क्लिक करोगे आएगा ये डिजाइन। इस डिजाइन में सीधा ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे, वैल्यू यहाँ लेके जानी है, स्टेट के थ्रू लेके जा ही सकते हैं। रिडक्स और बेटर फॉर्मेट में इसको अप्लाई करता है, क्योंकि जो रिडक्स है वो ग्लोबल स्टेट कंटेनर है। एग्जांपल के तौर पे हमने लाइक और डिसलाइक का प्रोग्राम बनाया, बनाने के बाद कंपोनेंट में कॉल कर दिया, और उसी कंपोनेंट को जब कॉल करने गए तो 10 बार कॉल कर दिया, तो अब होगा क्या कि जब लाइक वाले प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हर एक कंपोनेंट अलग अलग लाइक बढ़ा रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यही चीज ग्लोबल आ जाए तो वो रिडक्स करके दे देगा। ऐड टू कार्ट, किसी भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो, वैल्यू सीधा टॉप में ऐड होगी, तो ये है ग्लोबल स्टेट। तो ब्लॉक स्टेट पे हम काम कर चुके हैं, बस ग्लोबल पे काम करना है। ग्लोबल वाला रिडक्स आपको लाके देगा, और उसके पास तक पहुंचने के लिए टेबल तो पूरी पता लग जाए कहाँ पे ग्लोबल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो डिजाइन में चाहो तो यहाँ से जो डिजाइन निकालना है वो निकाल दो, एडमिन पैनल भी यहीं से निकाल सकता है। ये एडमिन के डैशबोर्ड्स पर है। किसकी? आप अगर अच्छा बनाना चाहो तो सीधा ये यूज कर लो, कंपनी में जाकर यही करना है। और अगर आपको लगता है कि हम हार्ड वर्कर हैं, तो डैशबोर्ड का डिजाइन इजी होता है, बस ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिए जाता है। अब पता पड़े क्रिएट ईमेल लिखा था पहले वाले में, दूसरे में क्रिएट पोस्ट लिख गया, तीसरे में हो सकता है वो ऐड रिकॉर्ड के नाम से बन गया, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऐड इंक्वायरी। तो बस खाली वो टैब्स के नाम ही तो चेंज हो रहे हैं, चलेगा तो कर्ड ऑपरेशन ही। ठीक, तो कॉमन थिंग उठाने के रिएक्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगवाता, वो बोलता है रिएक्ट का पैटर्न में आपने एक बार कर्ड ऑपरेशन लिखा, वही बार बार लिखना है, बस ऑप्शंस और डिजाइन इतना ही केवल अपग्रेड करना है। ठीक, और ये डिजाइन के अलावा और कुछ नहीं करता रिएक्ट। नहीं तो आप इसमें लॉजिक में एडवांस लॉजिक तक भागने लगो, वो नोड ही करेगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ से अगर आप चाहो तो जो टेम्पलेट निकालना है वो हम निकाल सकते हैं।
तो बात आती है प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक पैटर्न यही बना रखा है प्रोजेक्ट के नाम का। देखो जरा प्रोजेक्ट सेटअप के नाम पे क्या क्या चाहिए। अब सीधा मेरे को सारी चीजें पता है, क्या क्या उठाना है वो हमें केवल देखना है। तो जैसे यही जाते हैं और एक प्रोजेक्ट नीचे पड़ा है 16 नंबर पे, और प्रोजेक्ट का ये डॉक्यूमेंटेशन पड़ा है। ठीक, जब भी मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा मुझे ये गाइडलाइंस फॉलो करना है। नीचे की ये देखने की जरूरत ही नहीं है इंस्टॉलेशन में कैसे कैसे इंस्टॉल होता है, हमने स्टेप्स डाल रखे हैं। तो लिखना चाहो तो खाली ये लिखो, नोट करो अपने पास। सबसे पहले तो ये लिख दो, क्रिएट रीड अपडेट लीड परफॉर्म पता ही है। तो अब ये पता है तो यहाँ से इतने ये कमांड्स लिख दो, जिसका मतलब नहीं पता हम बता देंगे तुरंत ही। नोट करो यहाँ से प्रोजेक्ट सेटअप 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमें चाहिए फिलहाल में। और यहाँ पे 6 की जगह 7 लिख देना, क्योंकि अब राउटर का 7 वर्जन आ चुका है। रिएक्ट का करंट वर्जन 19 लिख लो गुरु जी। नहीं तो यहाँ से आप जाओगे प्रोजेक्ट के अंदर, यहीं से जाके उठा लो। फालतू फोटो खींच के 2-2.5 MB बर्बाद करोगे। नहीं पढ़ाया कोई नहीं, कल के टॉपिक में हम बूटस्ट्रैप वाली कहानी पढ़ेंगे सीधा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखिए तो सारे ऑप्शंस क्लियर है। पहला हमने यहाँ पे क्या ऐड कर लिया, npx create react app कर्ड है, तो ऐप का नाम हो गया कर्ड है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल किया तुरंत हम सेटअप कर लेंगे राउटर, और राउटर का चाहिए 7th वर्जन। फिक्स रखेंगे समस्या कोई नहीं है। 7 में थोड़ा और वो रिस्पॉन्स पैटर्न मिलेगा, और बाकी एक बार अपडेट में पढ़ेंगे 7 में क्या क्या अपडेट आया तो वो पता लग जाएगा। ठीक, तो राउटर इंस्टॉल करना है, राउटर के बाद बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। ठीक, तो इंस्टॉल करने के लिए अगर हम कहानी समझें तो यहाँ पे भी खाली इतना करना है, गेट बूटस्ट्रैप की साइड पे जाना है, और जो भी चीज रिएक्ट के साथ जुड़ती हुई दिखाई पड़ेगी किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के पास, वो आपको अपनी साइट के फ्रंट में ही हो सकता, आपको कमांड नहीं देते। ठीक, तो ये कमांड कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाकर सेटअप कर देना है। सेम वही कमांड यहाँ लिखा पड़ा होगा, वर्जन का भले फर्क हो, नहीं बाकी वो भी फर्क नहीं होगा। कितना 3.3.3 वही सेम ही चल रहा है। नेक्स्ट एक्सियोस, एक्सियोस के बाद रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स की कहानी क्या है, यहाँ सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जानी है। तो गूगल पे जाओ और लिख दो रिएक्ट आइकन। सॉरी, ये लाइब्रेरी है। करना कितना काम है कि ये कमांड लिख के केवल डालना है अपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ये वाला। तो लिखेंगे एंड में हाइफन हाइफन सेव। ये लिखने के बाद में आपको बस खाली इसको इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने की भी कहानी यहीं पे दे रखी है। तो जैसे अब आपको कोई भी अगर आइकन आपको उठा रहा है तो यहाँ पे ढूंढ लो कौन सा वाला चाहिए, यहीं से देख लो पहले, वो देख लो प्रोटोटाइपिंग कौन सा डिजाइन बेटर लग रहा है। जैसे हमने बोला जी फॉन्ट ऑसम, ये सही लग रहा है, थोड़े आइकन साफ सुथरे दिख रहे हैं, इसके पास में जाना है। ये इंपोर्ट करने का तरीका है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मान लो जी मेरे को ये वाला आइकन यूज करना है, तो सीधा इसी आइकन पे जाके क्लिक कर लो, ये लाइन कॉपी करो और टॉप पे लिख दो, और कंपोनेंट में जहां आइकन दिखाना है उस आइकन की जगह पे ये एज ए कंपोनेंट कॉल कर दो। तो अगर आप कॉल करते थे CSS में सेम पेज पे, तो जहां जहां आइकन आपको रखना होगा बस उसकी जगह पे ये एज ए कंपोनेंट कॉल कर देना है। एग्जांपल के तौर पे हमने नेविगेशन बनाया UL LI और A। अब A टैग के पहले आइकन चाहिए,
तो ए के पहले जाओ और ये लाइन खाली रख दो जाके, और ये लाइन रख दो टॉप पे, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी आइकन्स हैं वो कंपोनेंट की स्टाइल में बने बनाए मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो आइकन्स वगैरह है हम वो सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो जो ब्लॉग या कोई भी अगर आप बनाओगे तो कंपोनेंट के नाम ऐसे लिखने, कोड करने से पहले डिसाइड कर लेंगे कितने कंपोनेंट बनाने, कंपोनेंट का नाम क्या क्या रखेंगे। तो वो सारे नेम कन्वेंशन आपने अपने पास रख लेने हैं, और फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है चलेगा जेसन सर्वर से, और अगर जेसन सर्वर में गए तो कितने कॉलम्स और कितने रोज बनेंगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है तो रजिस्ट्रेशन के सारे कॉलम, सर जैसे ये यूज वाला कोड आपने, हाँ ये रन कब करें कैसे, जब आपको लगेगा स्क्रीन स्लो चल रहा है तो उस टाइम पे यूज मेमो लिखना पड़ेगा। और यूज मेमो भी स्टार्टिंग में आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब 6 महीने 7 महीने आप घिसोगे तब कुछ क्लाइंट्स आपके पास आएंगे समस्याएं लेके। नहीं, आप उसी में अटके रहोगे। बताओ कहाँ से, बताओ मुझे कहाँ से नहीं आया। देखिए बाकी सब तो मुझे समझ में आ रहा है, बट ये कोड रन कर रहा है कहाँ पे उसका मुझे रिजल्ट नहीं समझ आ रहा है। कैसे ऑड इवन कैसे आ रहा है, ऑड इवन जिस टाइम पे अपने को करने के साथ लगा, तो उसको वैल्यू कौन दे रहा है, इस इवन कहाँ है, ऊपर है। तो इस इवन में क्या बोला गया कि जब ये इस इवन चलेगा तो लूप ले रहा है टाइम, तो वो टाइम का रिफ्लेक्शन आउटपुट के टाइम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। जो लूप का वो टाइम जो लग रहा है, जितने जीरो लगा रखे हैं लूप में, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। बाहर क्लिक करो तुरंत चेंज हो रहा होगा, इसका फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जो आपने कोड लिखा है ये इसका फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसी चीज को रोकने के लिए तो लिख रहा है। अभी यूज मेमो के बाहर आप इसको लिख दो, यूज मेमो हटा दो, तो दिक्कत क्या आएगी। अब जब आप क्लिक करोगे तो ये टाइम लगाएगा आउटपुट लाने में, ऑड और इवन का पता पड़े। आप क्लिक करके 7-8 बार, अब वो आउटपुट देते देते लगा रहा है टाइम। तो यूजर को जब क्विक रिस्पॉन्स देने की बात करें, हाँ, तो इस लाइन को वो स्किप करवा रहे हैं आपके लिए। ये अनवांटेड जो टाइम है री रेंडर का वो हटा देगा सभी। ठीक है, और बस खाली लास्ट टॉपिक ये बचा है हमारे पास। चलिए, बस आपकी एक चीज है आपके पास, कभी कभी देख लिया करो, खोल के सबके पास है, ऑनलाइन डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट खाली ये बचा है रिडक्स वाला पोर्शन, और रिडक्स के बाद एक लाइफ साइकिल पढ़ानी है। सर ऐसा है कि यहाँ पर फॉर्म भरो, और फिर मैं फॉर्म भर दूंगा और लॉगिन करूंगा। ठीक है, यही कर दो। gbc@gmail.com, पासवर्ड रख लेता हूँ 1 2 3 4 5। साइन अप कर लो जी, सर लॉगिन। अब ईमेल आईडी कर दो, क्या लिखा था, abc@gmail.com 1 2 3 4 5। जी, ये तो क्लियर है। लेकिन सर मेरी वैल्यू रिफ्रेश होने पर चेंज हो रही है, क्योंकि मैं डायनामिक लाना चाह रहा हूँ। अब मैं F5 करूँगा रिफ्रेश, और यहाँ जो आपने डाला था अब आया वो रिफ्रेश करने के बाद, ऐसे नहीं विदाउट रिफ्रेश आए। ये वाली वैल्यू जो आप उठा के डाल रहे हो, यूज इफेक्ट से उठा रहे हो, यूज इफेक्ट से उठा, तो आप डिपेंडेंसी में कुछ डाला है कि ब्लैंक है? नहीं डाला है, डिपेंडेंसी खाली होगी तभी दिक्कत है। नहीं सर, ये चीज तो मैंने पहले देख ली। हेडर में तो ये नहीं डाला लोगो, इसकी वैल्यू भी तो अपडेट करो यहाँ पे, इसके साथ में यूज स्टेट से वैल्यू उठा के लाओ ना उसकी, डिफॉल्ट वैल्यू अपडेटेड वैल्यू। यहाँ तो उसके अंदर कुछ डाल ही नहीं तो रिलोड तो करना ही पड़ेगा।
बाई चांस कुछ प्रोजेक्ट करके से बना लेते हैं। हाँ। अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बनाना। ठीक है। इनमें से अगर आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया तो आपका दिमाग ये सुनने को तैयार हो जाएगा कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक, तो अभी जैसे जो पहली रिक्वायरमेंट आपको दी, अब जब कोई दूसरा बंदा आएगा वो बोलेगा मेरे को ये प्रोजेक्ट बनवाना है, ये चीजें चाहिए, तो आप रिलेट करना आसान हो जाएगा किसकी जगह पे क्या लिखना है। ठीक है। अब जैसे मान लो खाना बनाना है, गंदा एग्जांपल ले ज्यादा बेटर है। मान लो मेरे को बर्गर ही बनाना है, तो अगर बर्गर बनाना है तो रेसिपी बनाने का तरीका वो कैसा है, लेकिन कोई बंदा बोले वीआईपी बर्गर बनाना है तो कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो वो हम डाल के बना के तैयार कर देंगे ना। तो खाली बेसिक लेवल बर्गर बनाना आना चाहिए, बाकी एडवांस में अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम ढूंढ डाल के नेट से चिपका ही देंगे। तो वही कहानी इसकी है। तो क्या सीखने जाता है वो बस केवल कर्न ऑपरेशन सीख के आता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट चलाते कैसे हैं। और जैसे उसके पास ये करना मेन कर्ड है राउटिंग है। राउटिंग दो चीजें आपको अलग अलग लिखो। अब रिएक्ट ने क्या किया, उनको कंप्लीट पूरी तरीके से डायनेमिक में कन्वर्ट कर दिया। और पहले यही चीज मैनेज करने के लिए लोग जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी का यूज करते थे ज्यादातर। तो अगर जे क्वेरी जैसे आप नेट पे सर्च आउट करो तो जे क्वेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी पहले, और यूज अभी भी होती है। तो अगर आप जे क्वेरी सर्च आउट करो तो ये लाइब्रेरी है। लास्ट अपडेट कब से है कि यहाँ पे इनिशियल दे रखा है 2006 में आया था ये, और अभी लास्ट स्टेबिलिटी दे रखा है 17 जुलाई 2024 में। 5 महीने हो गए। ठीक, और वही रिएक्ट का देख लो जाके, हर 2-3 महीने बाद अपग्रेड देता है। 19 तक पहुंच गया, और ये बेचारा अभी भी कहाँ टहल रहा है। सिंपल वही जे क्वेरी का बीटा वर्जन चल रहा है 4.0 वाला। ठीक, यही सेम काम पहले जे क्वेरी करवाता था, लेकिन जे क्वेरी में समस्याएं वही थी कि सारा कोड बड़े आसानी से निकल आता था। लेकिन अब जब रिएक्ट आया उसने बोला जी जो आपके पास जे क्वेरी है वो एक्चुअल डॉम पे काम करता था, तो तुरंत वो ओरिजिनल डॉम पे चेंज करता था, पूरा पेज रेंडर वाली कहानी की स्टेट में आ जाता था, और ये पूरा वर्चुअल में बना के दे दिया। ठीक है, जो प्रॉब्लम चल रही थी मार्केट में उसी का सोल्यूशन फेसबुक वाले ने निकाल दिया, नाम उसका रख दिया गया रिएक्ट। और जब आपको फायदा लगा तो वो यूज करने लगे। तो या तो कुछ ऐसा हो कि आप जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी पहले दबा के यूज करके आओ 1-2 साल तक, और फिर आपको सारी समस्याएं दिख रही होती, और फिर आप रिएक्ट अडॉप्ट करते हैं। ठीक, तो ज्यादा अच्छे से वो कंपैरिजन करता। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले वाले स्टेप पढ़े ही नहीं। हमने कहा कि नोकिया 11 को चलाना हमने सीखना ही नहीं है, सीधा हम एंड्रॉइड ही सीखेंगे। तो वो सीधा रिएक्ट पे आ गए। ठीक, तो इससे बेटर फीचर आपके पास में अभी फिलहाल में कहीं नहीं मिलने वाले, और 2025 में भी मान के चलो रिएक्ट की जो मार्केट है वो भी बनी बनाई है। बस इतना ही बचता है कि जिसने जितनी जल्दी सेंस बना लिया, राउटर कैसे लिखना है, कार्ड कैसे लिखना है, इसका सेंस जिसके पास बन गया, समझ लो काम हो गया। ठीक, और कंपैरिजन से ज्यादा दूर जाना ही नहीं है। आप डिफैक्ट नहीं उठा लो, एक आध कोई मिलेगा इसका रिएक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, एकदम से इमीडिएट लेवल पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, जेसन सर्वर बनाना आता है, ठीक, वो तुरंत छोड़ते ही बोलेगा आता है लेकिन बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया। कहानी खत्म। राउटर आता है लेकिन कहानी गड़बड़ है, और जिसको लगाना आ गया उसके लिए जॉब आसान है। ठीक, तो ये वाला जो पैटर्न है, इनमें में से कोई भी एक डिजाइन करके लाना है मंडे तक, और आना कल भी है। और ठीक है, और तुम तो गुरु जी अब गोल नहीं मारोगे जब तक ये खत्म नहीं होता। हाँ, जब तक ये बनता नहीं पूरा का पूरा। तो अभी थोड़ा सा टाइटनेस आप लेके चलोगे अपने साइड से, अगर बिल्कुल सही रहा, ज्यादा जगह दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जावा से उसमें जो गलतियां करी उसमें हाथ धुल के सीधा रिएक्ट के साइड जा सकते।